नई शिक्षा के इस यूट्यूब मंच पर आप सभी व्यूअर्स का स्वागत है। इस वीडियो में हम सीटेट सितंबर 2015 के पेपर 2 के हिंदी भाषा प्रथम के पेडागोजिकल इश्यूज़ के क्वेश्चन से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प चुनिए। आपका पहला सवाल है प्रश्न संख्या 106। सतत आकलन का उद्देश्य यह जानना है कि पहला ऑप्शन बच्चों ने कितना सीखा, दूसरा बच्चे ने क्या सीखा, तीसरा बच्चे कैसे सीखते हैं और चौथा बच्चे क्यों नहीं सीखते हैं। तो देखिए जो इसका सबसे उचित उत्तर है या समुचित उत्तर है वो है आपका तीसरा। क्योंकि यहाँ पर सतत आकलन या कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट की बात हो रही है, जिसमें CCE यानी कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन की बात की जाती है। उसी के एक सतत पक्ष को इन्होंने कॉन्टिन्यूअस को लिया है यहाँ पर। अब चूंकि ये असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी आकलन, किस तरह का आकलन, फॉर लर्निंग सीखने के लिए, अधिगम के लिए आकलन है। कहने का तात्पर्य ये ड्यूरिंग लर्निंग पीरियड चलता है और इसी दौरान शिक्षक जो है उसको इस बात का अंदाज़ा हो जाता है या आभास हो जाता है या कह लीजिए उसको ज्ञान हो जाता है कि बच्चे कैसे सीखते हैं, उनके सीखने की प्रक्रिया क्या है। इस तरह से वो उन्हीं को उनके सीखने के अनुसार ही विधियों को अपनाते हुए उनको अधिगम कराता है, या कह लें कि अधिगम की प्रक्रिया में उनको उसी तरह से सम्मिलित करता है। तो तीसरा विकल्प आपका सही है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 107। एक शिक्षिका पूछती है कि हम भी सफल होंगे, इस वाक्य में भी लगने से अर्थ में क्या अंतर आता है। ये उस शिक्षिका का पूरा प्रश्न है। अब कह रहे हैं कि तो इसका आशय है कि शिक्षिका बच्चों को किस तरह का टास्क दे रही है या कार्य करवा रही है। पहला ऑप्शन है आपका व्याकरण सिखाना चाहती है, दूसरा परीक्षा के लिए तैयार करना चाहती है, तीसरा अवलोकन क्षमता के अवसर देना चाहती है, या चौथा भाषा की बारीकियां समझाना चाहती है। देखिए भी लगने की बात हो रही है यहाँ पर कि भी अगर वाक्य में लगा हुआ है तो उससे अर्थ में क्या अंतर आ जाता है। तो देखिए सामान्य रूप से अगर हम कहें तो भी इस शब्द के आने के बाद, इस पद के आने के बाद कह लीजिए कि वाक्य में बल मिल जाता है। ठीक है कि हम भी सफल होंगे, अर्थात हम पर बल मिल रहा है भी लगाने के बाद। और भी जो है वो निपात है। ठीक। और यास्क महोदय इसके विषय में कहते हैं कि उच्चावच्चेषु अर्थेषु निपतन्तीति निपाताः। और निपात जो होते हैं वो पाद के पाद को कह लीजिए पूरा करने के कार्य में आते हैं। इनका न तो कोई लिंग होता है और ना ही वचन होता है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि निपात सहायक शब्द होते हुए भी वाक्य के अंग जो है वो नहीं होते। और जहाँ तक इनके भेद प्रभेदों की बात है, 9 प्रकार के कुल इनके वर्ग या भेद कहे गए हैं, जिसमें आपका स्वीकार्य के अर्थ में आता है, जैसे जी हाँ आप करते हैं। नकारात्मक नहीं, जी नहीं। निषेधात्मक इसे निपात हो जाता है, जैसे मत करो। कुछ बल लगाने के लिए आ जाते हैं, केवल जैसे इसमें आपके इस सीरीज़ में भी लगभग प्रत्येक प्रश्न पत्र में आ रहा है केवल शब्द। इसी तरह से तुलनात्मक भी होते हैं निपात, और आदर के रूप में भी आते हैं, जैसे जी। तो ये कुछ सामान्य सी चर्चा रही निपातों के बारे में। तो यहाँ आप इतना ज़रूर ध्यान में रखिएगा कि भी जो है वो क्या है,
निपात है। तो अब अपने प्रश्न पर पुनः लौटते हैं। प्रश्न हमारा ये था कि भी जो शब्द लगाया गया है, इसके ज़रिए शिक्षिका बच्चों को किस चीज़ का बोध कराना चाहती है। तो ये जो चौथा विकल्प है आपका कि भाषा की बारीकियां समझा रही, ठीक, व्याकरण सिखाना, परीक्षा के लिए तैयार करना, अवलोकन क्षमता के अवसर, ये नहीं होंगे। चौथा विकल्प आपका सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 108। हिंदी भाषा के शिक्षक के रूप में आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण है। पहला, भाषा कौशलों का ज्ञान। दूसरा, संवैधानिक मूल्यों की जानकारी। तीसरा, भाषा प्रयोग की क्षमता का विकास। और चौथा, व्याकरणिक नियमों की जानकारी। तो देखिए, इन समस्त विकल्पों में जो सर्वाधिक समीचीन विकल्प है वो होगा आपका ये चौथा, व्याकरणिक नियमों की जानकारी। यही सबसे कम महत्वपूर्ण है। हालांकि यहाँ संवैधानिक मूल्य जो हैं वो भी इस दृष्टि से, भाषा की दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये भी आंसर हो सकता है, पर ये तो एकदम राइट है। तो आप इसी विकल्प पर जाएं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 109। साहित्य की किस विधा के शिक्षण में सस्वर पठन सर्वाधिक अपेक्षित है? एकांक, पहला ऑप्शन एकांकी, दूसरा जीवनी, तीसरा आत्मकथा और चौथा संस्मरण। तो देखिए, सस्वर पठन जो है वो एकांकी में होगा। ये नाटक का एक रूप है, प्रकार है कह लीजिए, इसमें एक ही अंक होता है, वन एक्ट प्ले कहते हैं इसे। तो जाहिर सी बात है कि इसमें संवाद बोले जाएंगे, डायलॉग जो डिलीवरी होगी। तो इस तरह से सस्वर पठन जो है सर्वाधिक अपेक्षित है एकांकी में। बाकी के जीवनी, आत्मकथा और संस्मरण, इसमें मौन पठन बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एकांकी में मौन पठन वो प्रभावी नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 110। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा में अभिव्यक्ति को परखने के लिए आप किस प्रश्न को सर्वाधिक महत्वपूर्ण समझते हैं? देखिए, इस तरह का प्रश्न कभी भी अगर आए अभिव्यक्ति को बढ़ाने के विषय में, तो जब भी इस तरह का प्रश्न आपके सामने हो तो आप एक चीज़ पर ज़रूर विचार कीजिएगा कि प्रश्न ऐसा होना चाहिए कि बच्चे को उसकी बात कहने का विस्तार मिले। मैंने ऐसा न हो कि 1, 2, 4 या 5 शब्दों में उसकी बात सिमट जाए। अभिव्यक्ति को तभी विस्तार मिलेगा उसकी जब प्रश्न इस ढंग का होगा कि काफ़ी ज़्यादा बात करने का उसके पास अवसर उसको प्राप्त हो। तो आइए देखते हैं इस तरह का अवसर हमें कौन सा विकल्प दे रहा है। पहला आपका विकल्प है कि सेना ने पार्क को क्यों घेर लिया। हो सकता है कोई एक ठोस वजह रही हो, तो इसका उत्तर भी कहीं ना कहीं सीमित हो जाएगा, तो ज़्यादा अभिव्यक्ति कर नहीं पाएगा बच्चा इसमें। दूसरा विकल्प है कि लेखक ने ऐसा क्यों कहा कि ताज़ा बर्फ़ धोखा देने वाली होती है। तो यहाँ भी करीब एक वाक्य में बात जो है सिमट जाएगी, ज़्यादा अभिव्यक्ति बच्चे से के द्वारा हो नहीं पाएगी। तीसरा, लोकगीत संस्कृति के परिचायक होते हैं, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। अब देखिए, यहाँ जो है बात को या अभिव्यक्ति को कहने का तात्पर्य है कि विस्तार मिल रहा है। यहाँ अभिव्यक्ति विस्तार है। चौथा भी देख लेते हैं। आँखों पर पर्दा पड़ना मुहावरे का वाक्य में प्रयोग कीजिए। देखिए, वाक्य इसको वाक्य में प्रयोग करने से एक वाक्य आप निर्माण कर ले जाएंगे। यहाँ भी अभिव्यक्ति तीसरे विकल्प की अपेक्षा अभिव्यक्ति को विस्तार कम मिलेगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा, जो इसका सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर है, वो तीसरा विकल्प है। चलिए आगे चलते हैं।
प्रश्न संख्या 111 क्या है इसमें? कक्षा 8 में पढ़ने वाली नंदिनी लिखते समय वर्तनी की अशुद्धियाँ करती है। भाषा शिक्षक के रूप में आप अपनी क्या जिम्मेदारी मानते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन है नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की अशुद्धियाँ करने पर उसके अंक कट जाएंगे। दूसरा, नंदिनी को समझाना कि वर्तनी की शुद्धता ही लेखन का सशक्त पहलू है। देखिए, अब इस पर फोर्स कर दिया, शुद्धता पर फोर्स कर दिया। इस तरह से यह उत्तर जो है संकुचित या एकांगी हो गया। तीसरा, नंदिनी को ऐसे अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं उनमें सुधार करे जो त्रुटियां या अशुद्धियां हो रही हैं। हाँ, ये एक अच्छा विकल्प है। अगला, नंदिनी की अशुद्धियों को काट कर सही करना और उन्हें 20-20 बार लिखवाना। तो देखिए, ये प्रभावी नहीं होंगे। आपका तीसरा जो ऑप्शन है वो सही है, अवसर प्रदान करना कि वह स्वयं अपनी वर्तनी की अशुद्धियों में सुधार करे। और यहाँ जो एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि टीचर को एक फैसिलिटेटर यानी सुविधा प्रदाता माना गया है। एनसीएफ के करिकुलम में अगर आप देखेंगे तो ये प्रश्न हो सकता है आ जाए कि शिक्षक किस रूप में है, तो आप जो हैं वो सुविधा प्रदाता या फैसिलिटेटर के रूप में है। आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, अवसर बच्चे को प्रदान करने। और वही बात यहाँ इस प्रश्न में भी कही जा रही है कि आप अवसर दीजिए, सुधार उसको स्वयं करने दीजिए। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 112, उच्च प्राथमिक स्तर पर मुहावरे लोकोक्तियों के शिक्षण के संबंध में आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ठीक है, आपका पहला विकल्प है संदर्भानुसार मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोगों को समझना और उनका प्रयोग करना। ठीक बात है। दूसरा, मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझाने का प्रयत्न। ठीक है। तीसरा, मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग। ये भी बात ठीक है। चौथा, अधिक से अधिक मुहावरे लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा भाषा को अलंकारिक बनाना। अब यहाँ बोझिल कर रहे हैं, ठीक, इतना प्रयोग कर दीजिए कि बिल्कुल मुहावरा ही मुहावरा दिखे, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। और ये जो दूसरा विकल्प है ये भी खारिज होगा, क्योंकि ये कह रहा है कि मुहावरे लोकोक्तियों का अर्थ समझाने का प्रयत्न ही करता रहे एक शिक्षक, यही आपके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो नहीं भैया, ऐसा नहीं है। अब ये दो आपके पास विकल्प बचे। अब इस दुविधा की स्थिति में आप देखें कि इन दोनों में से सर्वाधिक समीचीन या सबसे अच्छा विकल्प हमारा क्या बन रहा है। तो तीसरे में कह रहे हैं मुहावरे लोकोक्तियों का वाक्यों में प्रयोग होना चाहिए, प्रयोग करना, ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। या एक पद इन्होंने इसमें जोड़ा है संदर्भानुसार। तो देखिए, मुहावरे और लोकोक्तियों का जो प्रयोग होता है वो संदर्भ के अनुसार होता है। ऐसा नहीं कि संदर्भ दूसरा कुछ है और मुहावरा आप पता चले कि कोई और उसमें यूज कर लें वाक्य में, तो अर्थबोध ही ना हो पावे उस वाक्य का। तो ये पहला विकल्प जो है आपका, ये सर्वाधिक समीचीन है। तो इस तरह से आपका 112 का राइट आंसर है पहला। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 113, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न संदर्भ में व्याकरण शिक्षण को पुष्ट करता है, बल प्रदान करता है? पहला आपका विकल्प है घर घर शब्द युग्म का प्रयोग करते हुए 2 वाक्य बनाइए। तो ठीक बात है। दूसरा कह रहे हैं कि घर घर आपकी ही चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक बात है। तीसरा, घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, इसी तरह के 2 और शब्द युग्म बताइए। ठीक है। चौथा, घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है, दिए गए शब्द समूहों में से ऐसे शब्द युग्म छांटिए। यानी आप पहले से ही दे दें, उसमें से बच्चा छांटना शुरू कर दे। तो ये व्याकरण शिक्षण को ज़्यादा पुष्ट नहीं करेगा।
और तीसरा घर घर पुनरुक्त शब्द युग्म है। इस तरह के 2 और शब्द युग्म आपको लिख देने हैं। तो ये व्याकरण का प्रभावी शिक्षण या संदर्भ में कह लें व्याकरण शिक्षण का बहुत बढ़िया उदाहरण नहीं है, ठीक है। और दूसरा जो है घर घर आपकी ही चर्चा है, हाँ ये बढ़िया है। यहाँ देखिए जब ये गलत हुआ 2 शब्द युग्म बनाने का, तो यह पहला भी गलत होगा, क्योंकि यहाँ केवल 2 शब्द युग्म बनाने थे आपको और यहाँ वाक्य बनाने हैं। लगभग कुछ सिमिलर सी बात है। तो आपका दूसरा जो विकल्प है वो सही है कि घर घर आपकी ही चर्चा है, वाक्य में घर शब्द की पुनरावृत्ति से अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ हम पुनरुक्त शब्द हैं या कह लें उन्हें द्विरुक्ति, यानी 2 बार जिनकी उक्ति हो, ये भी कहा जाता है। तो बस 2-3 लाइनों में हम समझ लेते हैं कि संज्ञा सर्वनाम जैसे कुछ शब्दों को अगर वाक्यों में बार बार दोहराया जाए तो इसी को हम पुनरुक्ति या द्विरुक्ति कहते हैं। ऐसा करने से होता क्या है कि ऐसा करने से वाक्य में इन शब्दों का जो भार है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, या यूँ कह लें कि आप वो ज़्यादा प्रभावशाली हो जाते हैं। जैसे आप इसी उदाहरण में लें, घर घर आपकी ही चर्चा है, तो घर सबकी पुनरुक्ति यहाँ हुई, तो इससे अर्थ पर क्या प्रभाव पड़ा। यदि हम कहते कि घर में आपकी चर्चा है तो किसी एक पर्टिकुलर घर की बात होती। अब घर घर में यानी प्रत्येक घर में आपकी चर्चा है, तो यहाँ अर्थ क्या हुआ, अर्थ ने काफ़ी विस्तार ले लिया, या कह लें कि समग्रता का अर्थ ग्रहण कर लिया कि अगर गांव में 40-50 घर हैं तो घर घर में आपकी चर्चा है, आप इतने प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ जो है समग्रता का भाव या कह लें समग्रता का अर्थ आ गया। इसी प्रकार से कई अर्थों में जो है द्विरुक्ति आती रहती है। जैसे आप एक भेद बताने के अर्थ में देख लें कि जैसे हम कहते हैं कि अरे यहाँ तो रंग रंग के फूल हैं, या कुछ नए नए खेल हैं। तो देखिए आप यहाँ पर भेद बता रहे हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के फूलों का, रंग रंग कह करके फूलों का भेद आप दर्शा रहे हैं, ये अर्थ निकलेगा यहाँ पर। तो ये सामान्य बात है, सामान्य चर्चा रही पुनरुक्ति के ऊपर। तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है 114। उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक का निर्माण करते हुए आपके लिए सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है। पाठ्य पुस्तक निर्माण करना है आपको। पहला, समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का समावेश, ये कम महत्वपूर्ण है। या भाषा की विविध छटाओं को समेटने वाले पाठ अथवा समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन। अथवा चौथा, भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने के अभ्यास। तो देखिए समस्त व्याकरणिक बिंदुओं का जो समावेश है वह सबसे कम प्रभावी होगा, तो आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। बाकी की जो है कि भाषा की विविध छटाएं बिल्कुल होनी चाहिए, समृद्ध हिंदी साहित्य की छटा का प्रदर्शन भी कहीं ना कहीं होना ही चाहिए, मतलब होता ही है। पहले आप भाषाई क्षमताओं को बढ़ावा देने के अभ्यास भी होने चाहिए। भाषाई क्षमताएं यानी जो सुनना बोलना और लिखना पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 115। किसी रचना के बारे में स्वतंत्र राय बनाने का आत्मविश्वास विकसित करने के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? पहला ऑप्शन है आपका, प्रश्न को समझ लें आप, कि रचना है कोई, उसके बारे में आपको एक स्वतंत्र राय बनानी है, तो सबसे ज़रूरी क्या है? पहला विकल्प है साहित्य बोध और छंद बोध होना चाहिए आपको, भाषा बोध और साहित्य बोध होना चाहिए, कवि और कविता का बोध होना चाहिए आपको, या साहित्य बोध और ऐतिहासिक बोध होना चाहिए। तो देखिए रचना के बारे में
जब स्वतंत्र राय बनानी है तो ये चौथा विकल्प आपका नहीं होगा। साहित्य और छंद बोध, साहित्य बोध तो होना ही चाहिए दोनों में, पर छंद बोध और यहाँ ऐतिहासिक बोध चौथे विकल्प में, ये इसके अनुसार ये ठीक नहीं है। तो इस तरह से जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, भाषा बोध और साहित्य बोध। ये अगर आपको है तो आप किसी रचना के विषय में स्वतंत्र राय बनाने का जो आत्मविश्वास है उसका विकास आप में हो जाएगा। ठीक है, भाषा पर आपकी पकड़ है, साहित्य की समझ है आप में, तो ऐसा संभव है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 116, बच्चों के लिए अतिरिक्त पठन सामग्री क्यों विकसित की जाती है, वजह क्या है? ठीक, पहला, भाषा ज्ञान बढ़ाने एवं साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए। दूसरा, भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि जगाने के लिए। तीसरा, पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए। और चौथा, पढ़ने में रुचि जगाने एवं सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिए। तो देखिए, जो आपका सबसे उचित उत्तर जा रहा है वो है तीसरा, पढ़ने में रुचि जगाने और भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए जो है अतिरिक्त पठन सामग्री, जैसे अतिरिक्त कहने का तात्पर्य जैसे बाल साहित्य है, तमाम बाल साहित्य की कहानियाँ या कविताओं आदि से सुसज्जित जो है कई सारी पुस्तकें होती हैं। तो इनका जो मकसद होता है वो तीसरा विकल्प हमारा सही होगा, पढ़ने में रुचि जगाएं और ज्ञान में वृद्धि करें। अब ये देखिए, पहला विकल्प क्यों नहीं होगा, भाषा ज्ञान बढ़ाने, चलिए हम मान भी लेते हैं वही चीज़ कही जा रही है, परंतु ये दूसरा जो इसका पोर्शन साहित्यकारों में रुचि जगाने के लिए, इसी की वजह से ये खारिज हो गया। और दूसरा आपका विकल्प जो है भाषा ज्ञान बढ़ाने और सामान्य ज्ञान में रुचि के लिए। ठीक है, तो जनरल नॉलेज जो है एक अलग चीज़ है, हम भाषा की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और भाषा का प्रश्न पत्र हल कर रहे हैं। चौथा, पढ़ने में रुचि जगाने और सामान्य ज्ञान में वृद्धि के लिए। तो सामान्य ज्ञान में रुचि, पढ़ने में रुचि जगाने के लिए तो ठीक है, पर सामान्य ज्ञान में ये दूसरा जो इसका इस विकल्प का पक्ष था वो सही नहीं है। इस वजह से तीसरा विकल्प हमारा सर्वाधिक समीचीन उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 117, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। ठीक है, क्या है? यानी क्लास 6 to 8 की बात हो रही है यहाँ पर, उच्च प्राथमिक स्तर। तो क्या होना चाहिए? पहला विकल्प, भाषा के व्याकरण को कंठस्थ करना। दूसरा, साहित्यिक विधाओं में रचना करना। तीसरा, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना, ये मेन मकसद है। या फिर चौथा, भाषा के आलंकारिक रूप को पहचानना। देखिए, आलंकारिक रूप को पहचानना और ये दूसरा विकल्प है साहित्यिक विधाओं में रचना करना, ये, और कंठस्थ करना, ये तीनों नहीं होंगे। और वजह आपको मैंने गोल घेरे में कर दिया है उनको। तो तीसरा विकल्प हमारा सही हो जाएगा कि भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न कार्यक्षेत्रों से जुड़ी प्रयुक्तियों से विद्यार्थियों को परिचित कराया जाना चाहिए। यानी अलग अलग जो कार्य क्षेत्र हैं, वर्किंग सेक्टर्स हैं, उनमें जो प्रयुक्तियाँ हो रही हैं उनसे परिचय होना चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं कि प्रयुक्ति से तात्पर्य क्या है? पहला, भाषा के नियम। दूसरा, शब्दों की व्युत्पत्ति, इसका अर्थ है या तात्पर्य है, अथवा विभिन्न भाषा उदाहरण, या फिर चौथा विकल्प विशिष्ट भाषा प्रयोग। तो इसका जो राइट आंसर है वह है विशिष्ट भाषा प्रयोग। ठीक, तो चूँकि विभिन्न कार्य क्षेत्रों में प्रयुक्तियों से कहने का मतलब अलग तरह की शब्दावली या उसके लिए अलग तरह का वाक्य जो है वो
जैसे मान लें आपकी भूगोल का कार्य क्षेत्र है या टेक्निकल जो आपके वर्किंग सेक्टर हैं, वहाँ जो प्रयुक्तियाँ हैं या विशिष्ट भाषाई प्रयोग हैं, ठीक है, उनसे परिचित कराना जाना चाहिए। यही बात यहाँ पर कही जा रही है। आगे बढ़ते हैं। भाषा शिक्षण की किस विधि में मातृभाषा को मध्यस्थ नहीं रखा जाता? यानी मातृभाषा जो है वो माध्यम नहीं बनती है। किसमें? पहला अनुवाद विधि में। हाँ, तो अनुवाद विधि में बनती है। प्रत्यक्ष अनुवाद विधि और व्याकरण विधि दोनों में मातृभाषा माध्यम बनती है। प्रत्यक्ष विधि में नहीं रखा जाता, ठीक है, सूत्र विधि में नहीं। अब रही बात इन पर कुछ विस्तृत चर्चा की, तो पिछले वीडियो में भी चर्चा की जा चुकी है। आप इसी प्लेलिस्ट में आप देखिएगा तो वहाँ आपको व्याकरण, अनुवाद विधि और प्रत्यक्ष विधि आदि पर थोड़ी विस्तृत चर्चा आपको वहाँ सुनने को मिलेगी, जिसकी की पुनरावृत्ति यहाँ पर आवश्यक नहीं है कि बार बार उसका विश्लेषण किया जाए। आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ इतना समझ सकते हैं इस प्रत्यक्ष विधि में मोटे तौर पर कि इस विधि में जो भी भाषा सिखाई जा रही वो उसी माध्यम से सिखाई जाती है, ट्रांसलेशन नहीं होता। मीन्स आप हिंदी के छात्र हैं, अंग्रेजी आप मान लीजिए सीख रहे हैं, इंग्लिश सीख रहे हैं, तो इंग्लिश के माध्यम से ही सिखाई जाती, वही माध्यम अपनाती। ऐसा नहीं कि इंग्लिश का कोई वर्ड आया आपने उसको ट्रांसलेट कर लिया, ठीक है। तो प्रत्यक्ष विधि वह है। आगे बढ़े। 120 भाषा शिक्षण के संदर्भ में किसी शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? पहला, निर्धारित पाठ्यक्रम को पूरा करना। दूसरा, परीक्षा का आयोजन करना। तो ऐसा नहीं है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन करना, पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का आयोजन। और चौथा है भाषा प्रयोग के अधिक अवसर प्रदान करना। हाँ, ये आपका सर्वाधिक समीचीन उत्तर है, चौथा, कि भाषा प्रयोग के अधिक अवसर आप प्रदान करें। किस रूप में? भाषा के एक शिक्षक के रूप में। ये सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी के ज़रिए वो उसकी अभिव्यक्ति, संप्रेषण क्षमता, या कह लें कि भाषाई कौशलों का विकास, सुनना, बोलना, पढ़ना इत्यादि का होना है। तो इस तरह से आज का वीडियो यहीं पर ये समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे भावी शिक्षक के रूप में। आप सभी को हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद।